हेलो लर्नर्स। आज हम क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स, इसके करेक्टरिस्टिक्स और इसकी एप्लीकेशंस। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज साउंड? तो साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आपने ये पहले पढ़ा होगा पिछली क्लास में, जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट होती है और ना डिस्ट्रॉयड होती है। ठीक है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो विच फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी? तो कौन सी एनर्जी की वो फॉर्म है जो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो उससे पहले आपको एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सोनोरिटी। सोनोरिटी सोनोरिटी एक प्रॉपर्टी होती है कुछ मेटल्स की, जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब उन्हें किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रक किया जाता है। ठीक है, वो होती है सोनोरिटी। जैसे फिगर 10.1 में आपको दिखाया गया है, ताल ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ताल दिखाया गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे थिंक इट ओवर में हमारे पास है कि दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो एक स्पेस स्टेशन में जा रखे हैं। तो स्पेस स्टेशन के दौरान जब वो किसी मेटल पे क्लैंक करते हैं, तो उन्हें साउंड सुनाई देगा या नहीं देगा, एज जैसे उन्हें अर्थ पे सुनाई देता है। ठीक है, और दूसरा थिंक इट ओवर में है कि मोस्ट ऑफ बैट्स साउंड को कैसे लोकेट करते हैं, साउंड का यूज़ कैसे करते हैं लोकेट करने के लिए अपने प्रे को डार्क एट नाइट, मतलब उनके खाने को रात में वो कैसे लोकेट करते हैं साउंड की हेल्प से। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये एक एक्टिविटी है 10.1। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है जो इस फिगर में दिखाया गया है। उस कार्डबोर्ड का एक एंड तो ओपन होना चाहिए और इसका बैक एंड जो है वो क्लोज है, और इस पे आपने एक रबर बैंड को बांध दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने इस रबर बैंड को स्ट्रेच किया। तो स्ट्रेच करने के बाद रबर बैंड में वाइब्रेशन होगी। इस वाइब्रेशन से आप साउंड को महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते, या आप सुन सकते हैं साउंड को। ठीक है, और आप ये नोटिस करेंगे जब तक ये रबर बैंड वाइब्रेट कर रही है तब तक आपको साउंड सुनाई देगा। जैसे इसने वाइब्रेशन करना बंद किया तो साउंड बंद हो जाएगा। तो इस इलिस्ट्रेशन से हमें ये पता लगता है कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस किया जाता है वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन होती है किसी भी पार्टिकल की अप टू एंड फ्रो मूवमेंट उनकी मेन पोजीशन के। जैसे घड़ी का एक पेंडुलम लीजिए आप, ये घड़ी है, ये इसका पेंडुलम है। तो आपने देखा होगा ये पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे एक बार यहाँ जाता है और एक बार यहाँ जाता है। तो ये जो टू और फ्रो मूवमेंट है पेंडुलम का, ये इसकी मेन पोजीशन होगी। इस ट्रू टू और फ्रो मूवमेंट को ही हम कहते हैं ऑसिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद पुलिंग ए स्ट्रेच स्ट्रिंग और स्ट्राइकिंग ए मेटल ऑब्जेक्ट मेक्स देम वाइब्रेट। अगर हम किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग को पुल करते हैं या मेटल ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हैं
तो वो वाइब्रेट होते हैं, तो वो वाइब्रेशन ही आपका साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है एक बांसुरी का। तो बांसुरी में कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा? बांसुरी में साउंड प्रोड्यूस होने के लिए आप ये लीजिए, ये है एक बांसुरी, इसमें ये हैं इसके होल्स। ओके। तो जो बांसुरी में साउंड प्रोड्यूस होता है वो इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि यहाँ पे जो होल्स हैं यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो ये एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं जब हम इसमें ब्लो करते हैं, उस वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इसमें दे रखा है साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, मेम्ब्रेन्स, एयर कॉलम्स एंड मैनी अदर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। इनसे हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अब ये कह रहा है कि सोर्स क्या होता है, सोर्स ऑफ द साउंड। कोई ऑब्जेक्ट जो साउंड को प्रोड्यूस करता है उसे ही हम उसका क्या बोलते हैं, सोर्स। ओके। अब हाउ डू ह्यूमंस एंड एनिमल क्रिएट साउंड? इंसान और पशु कैसे साउंड को क्रिएट करते हैं? तो इसके लिए आप ऐसे समझिए, आप कुछ बोल रहे हैं या गाना गा रहे हैं कुछ भी, तो आप अपना एक हाथ अपने यहाँ थ्रोट के पास रख लीजिए। ठीक है। तो आप देखेंगे आपको कुछ फील हुआ। हाँ, आपको यहाँ वोकल कॉर्ड जो आपकी है यहाँ पे वाइब्रेशन फील हुई होगी। तो यहाँ वोकल कॉर्ड में जो वाइब्रेशन होती है उसमें क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेच मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं वॉइस बॉक्स के अंदर, या हम लेरिनेक्स बोल देते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। वो वाइब्रेट करने के बाद साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे साउंड को स्पीच और म्यूजिक में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें हमारे टंग, लिप्स, माउथ और नेसल कैविटी है, ये एक ह्यूमन की हेल्प करती है उस जो वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड में हो रही है उस साउंड को स्पीच और म्यूजिक में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब कुछ एनिमल ऐसे हैं जो साउंड को मुंह से प्रोड्यूस नहीं करते, यानी वोकल कॉर्ड से नहीं, अब वो वाइब्रेशन से नहीं प्रोड्यूस करते, वो अपने स्ट्राइकिंग करते हैं या रब करते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास है ग्रास होपर और क्रिकेट्स। ये अपने विंग्स और लेग्स को रब या स्ट्राइक करते हैं टू प्रोड्यूस साउंड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली चीज, व्हाट इज ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क क्या है? ट्यूनिंग फोर्क जैसे ट्यूनिंग फोर्क एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट, जिसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, साउंड के एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके। यहाँ पे आपको फिगर 10.4a में ये आपको दिखा रखी है ट्यूनिंग फोर्क। जैसे नाम से क्लियर है, ट्यूनिंग यू आ रहा है, तो ये एक यू शेप की फोर्क होती है जिसका ये स्टेम होता है। ठीक है। ये जो यूजली मेड होती है, ये बनी होती है स्टील और एल्यूमिनियम से, और साइड्स ऑफ यू आर कॉल्ड प्रोन्स और टाइन्स। ये जो इसकी साइड है इसे हम प्रोन्स या टाइन्स बोलते हैं। ओके। और इन्हीं को हम किसी रबर पैड पे स्ट्रक करते हैं ताकि दे वाइब्रेट। उसके बाद ये जो प्रोन्स है ये वाइब्रेट होती है। अब हम एक्सप्लोर करते हैं एक्टिविटी 10.2। हमने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, ये ट्यूनिंग फोर्क हो गया और ये हो गया हमारा रबर पैड। ओके। अब क्या किया हमने, ट्यूनिंग फोर्क को एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ में हमारा रबर पैड है। अब इस ट्यूनिंग फोर्क के ये जो स्टेम ट्यूनिंग फोर्क के ये हमारे प्रोन्स या टाइन हैं, इन्हें हमें रबर पैड पे स्ट्राइक किया। ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही इसे रबर पैड पे स्ट्राइक किया, इसके बाद आप इस ट्यूनिंग फोर्क को
अपने कानों के पास ले जाएं। क्या आपको कोई साउंड सुनाई दिया? सुनाई दिया होगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस ट्यूनिंग फोर्क को, ये एक वाटर सरफेस है, यहाँ पे ले गए आप। तो इसके जो वाइब्रेटिंग ये प्रोन्स या टाइन है, आपने जैसे ही वाटर के पास ले गए इसे, तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आप इसे वाटर के पास ले गए, तो जो वाटर में है वो वेव्स वेव्स प्रोड्यूस हुई। ये देखो आप, ये वेव्स दिखा रही है, ऐसे वेव्स दिखा रहा है। ओके, तो हमें देखते हैं जो वेव्स है वो प्रोड्यूस हुई है सरफेस ऑफ वाटर के। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ वेव्स प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब कि ये जो इसकी टाइम्स है ये वाइब्रेट कर रही होगी। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगता है जो साउंड है इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। ओके, अब एक गांव है कोंगथोंग, ये है मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। इसे हम विस्लिंग विलेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस विलेज में जितने भी लोग रहते हैं उनका नाम ट्यून नेम पे है, जिसे आप गा भी सकते हैं और विसल भी कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है प्रोपागेशन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है। आपने देखा, आपने ये तो देख लिया, जो साउंड होता है प्रोड्यूस किया जाता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, ट्यूनिंग फोर्क के एग्जांपल में। पर साउंड हमारे ईयर्स तक सोर्स से कैसे पहुंचता है? तो साउंड ट्रैवल करता है एयर से, हवा के माध्यम से साउंड ने ट्रैवल किया, ठीक है। पर क्या ये साउंड सॉलिड और लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकता है? चलो इसका हम इस इन्वेस्टिगेट करते हैं इसमें एक्टिविटी 10.3 में। ओके, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आप ये एक्टिविटी दिखा रखी है फिगर 10.5 में। इसमें एक सॉलिड का टेबल है, ये आप खड़े हो, ये आपका कोई फ्रेंड खड़ी है, ठीक है। अब क्या है, आपने अपना एक ईयर को आपने अपने एक टेबल पे लगा लिया और दूसरा ईयर आपने बंद कर दिया। तो अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे कुछ भी या स्ट्रक करता है तो वो साउंड आपको सुनाई देगी, क्योंकि ये जो एयर वाला कान है, जो हवा का माध्यम है साउंड का, वो आपने बंद कर रखा है। बस ये सॉलिड वाला जिस पे आपने अपना ईयर टच कर रखा है वो टेबल से टच है। तो आप देखेंगे कि जो आपके फ्रेंड ने यहाँ पे स्ट्रक किया तो वो आवाज़ साउंड आपको यहाँ सुनाई दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड क्या है, वो ट्रैवल कर सकता है सॉलिड से भी, ठीक है। अब सॉलिड में तो हमने एग्जाम्पल से पढ़ लिया, अब हमारे पास है क्या, लिक्विड और गैस से भी कर सकता है। चलो इस केस में हमने क्या लिया, एक विसल है ये जो पानी से भरा हुआ है, ठीक है। हमने 2 स्पून लिए इसमें, ये देखो एग्जाम्पल में दिखा रखा है, और हमने स्पून को एक दूसरे के साथ टैप किया, ठीक। साउंड प्रोड्यूस हुआ एंड लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस। उसके बाद हमने क्या किया, जो जो ये 2 मेटल स्पून थे इन्हें हमने इस पानी में डाल दिया, ठीक है। डाला इस हिसाब से कि ना तो ये नीचे बॉडी को टच हुए और ना ही ये इसके जो साइड वाले एज हैं उसे टच हुए। तो आप देखेंगे कि आपको अभी भी आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। दिस साउंड ऑफ द समर स्पून टेल्स यू दैट साउंड हैज़ रीच्ड यू आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू वाटर, ये वाटर से, और उसके बाद ये एयर है, ठीक है। तो आपके पास साउंड आता है। तो इसका मतलब हो गया साउंड कैन ट्रैवल और प्रोपगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब जो मटेरियल थ्रू विच ये जो साउंड हमारे पास आ रहा है या साउंड ट्रैवल कर रहा है उसे मीडियम कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया, जो साउंड ट्रैवल कर सकता है इसके सोर्स से हम तक थ्रू ए मीडियम, ठीक है।
बट सपोज करो कि यहाँ हमारे पास कोई मीडियम ना हो, तो क्या उसके बाद भी साउंड हमें सुनाई देगा सोर्स ऑफ साउंड से? नहीं, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। ओके, साउंड नीड्स ए मीडियम टू प्रोपगेट। अब इसका एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, जिसमें हम, ये है एक वैक्यूम बेल जार है, ठीक है, ये इसके अंदर बेल लगी हुई है, ये एक वैक्यूम के लिए है। ओके, अब जैसे ही हमने पावर सप्लाई की, बेल ने रिंग करा, बेल वाइब्रेट हुई। ओके, ये बेल जार हो गया, क्योंकि इसके अंदर अभी एयर है। जब तक इसके अंदर एयर है तब तक हमें बेल ये वाइब्रेट भी दिखाई देगी और साउंड हमें सुनाई देगा। लेकिन जैसे ही हमने इस वैक्यूम पंप से इसके अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल दिया, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक बेल ऑन करते हैं तो ये सिर्फ हमें रिंग वाइब्रेट होती हुई दिखेगी, लेकिन एयर ना होने के कारण हम इसके साउंड को नहीं सुन सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, दैट साउंड कैन नॉट प्रोपगेट इन ए वैक्यूम। साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए। मीडियम चाहे कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आउटर स्पेस, जो स्पेस होता है उसमें क्या होता है, वैक्यूम होता है, इसलिए वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। और इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के जो स्पेस सूट्स होते हैं, जो स्पेस वॉक करते हैं, वो एक दूसरे को डायरेक्टली सुन और बोल नहीं सकते। और लाइक टू मेटल ऑब्जेक्ट्स क्लैंकिंग टुगेदर, ठीक है, अगर दो मेटल आपस में क्लैंक करते हैं तो, और वो आउटर स्पेस में है जहाँ एयर, कोई भी मीडियम नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ नहीं है, तो वहाँ पे उन्हें साउंड नहीं सुनाई देगा। इसलिए उनके स्पेस सूट्स में स्पेशल डिवाइसेस फिट किए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे असर्शन है कि वी कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ ए बेल रिंगिंग इन ए क्लोज जार आफ्टर मोस्ट ऑफ द एयर इज पम्प्ड आउट। ये हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट किया था बेल जार वाला, उसमें ये कह रहा है कि हम साउंड को नहीं सुन सकते क्योंकि सारी हवा, एयर को पम्प्ड आउट कर दिया है, सही है। और साउंड रिक्वायर्ड से मीडियम टू ट्रेवल, ये भी सही है। अब आया है साउंड वेव्स। साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट, बट हाउ डज इट प्रोपगेट थ्रू द मीडियम। ये तो हमने पढ़ लिया कि साउंड को क्या है, एक मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन उस मीडियम में वो कैसे ट्रैवल करेगा। मीडियम है वो ऐसे जाएगा, सीधा जाए, स्ट्रेट जाएगा, जिग जैग में जाएगा, तो वो कैसे जाएगा। जो हमने पीछे ट्यूनिंग फोर्क वाली एक्टिविटी करी, उसमें हमने देखा जब हम ट्यूनिंग फोर्क, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को अपने ईयर के पास ला रखे थे डिफरेंट ओरिएंटेशन में, तो हर ओरिएंटेशन में हमें साउंड सुनाई दे रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि जो साउंड है वो मल्टीपल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है सोर्स से, ठीक है। तो डायरेक्शन इन विच साउंड प्रोपगेट में डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द सोर्स, कि किस डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल करेगा वो उस सोर्स की शेप पे डिपेंड करते हैं। अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो साउंड ऐसे हर डायरेक्शन में जाएगा, ओके। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए इसे मानते हैं कि साउंड जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्टिविटी करते हैं। यूज ए स्लिंकी। स्लिंकी मीन्स ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल मेटल और प्लास्टिक स्प्रिंग टॉय, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेट कि कैसे ट्रैवल करता है। देखिए, ये एक स्लिंकी है, या आप लगा लीजिए ये एक, आपने स्प्रिंग देखा हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा टर्न होते हैं, तो ये एक स्प्रिंग है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे टर्न्स आपको क्लोजर दिख रही होंगी, और यहाँ पे टर्न्स आपको दिख रही होंगी कि थोड़ा स्पेस है उनके बीच में, ठीक है।
अब यहाँ देखें, इन इस जो स्लिंकी का ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ टर्न्स तो क्लोजर हैं टुगेदर देन यूजुअल, और कुछ क्या हैं, मोर सेपरेट आउट है। तो ये जो क्लोजली स्पेस और सेपरेट आउट रीजन होते हैं ना, वो ट्रेवल करते हैं अलोंग विद स्लिंकी। ओके, सो इट ओनली ओसिलेट्स, ये जो है जो मार्क है डज नॉट ट्रेवल अलोंग द स्लिंकी, जो हमने ऊपर मार्क लगाया है इसमें, वो स्लिंकी के साथ ट्रेवल नहीं करता, वो बस अपना ओसिलेट करता है उसकी पोजीशन से। जैसे उसकी पोजीशन ये है, तो यहाँ पे ये टू एंड फ्रो, जो पेंडुलम का केस बताया था, वो काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाता है, लेकिन ये पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हमें दिखते नहीं है, ये बस ऐसे थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं टू एंड फ्रो। ठीक है, तो साउंड भी ऐसे ही है, जैसे ये स्लिंकी वाला एग्जाम्पल है, साउंड भी ऐसे ही ट्रेवल करता है। जो क्लोजनेस एंड सेपरेटनेस आउट ऑफ टर्न्स ऑफ द स्लिंकी रिप्रेजेंट द हायर और लोअर डेंसिटी ऑफ एयर थ्रू विच साउंड इज ट्रेवल। तो जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है या जो ज़्यादा क्लोज है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो डेंसिटी है वो हायर होगी, और जो जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स में स्पेस है जो सेपरेट आउट है, वहाँ पे लोअर डेंसिटी होगी एयर की। ठीक है, जैसे ये एक पिस्टन है, ये एक ट्यूब है। ठीक है, पिस्टन नॉट ओसिलेटिंग, एवरेज एयर डेंसिटी इन दी, यहाँ पे पिस्टन ओसिलेट नहीं करे, ये पिस्टन को इसी पोजीशन पे, लेकिन जैसे ही इस पिस्टन को हम थोड़ा सा आगे लेके गए, मूव किया, तो ये जो एयर के पार्टिकल्स थे वो थोड़े क्लोज आ गए होंगे, क्लोज आने से उनके जो कॉम्पैक्टनेस है वो बढ़ गई, मतलब कंप्रेशन हो गया। तो इसे ही हम सी कंप्रेशन से डिनोट किया जब हमने फॉरवर्ड मूव किया। ठीक है, लेकिन ये मीन पोजीशन थी, ये टू फॉरवर्ड किया, इस मीन पोजीशन से ये बैकवर्ड किया। जैसे ही हम इस पिस्टन को इधर लेके आए, तो ये जो एयर पार्टिकल्स थे धीरे धीरे इधर आ जाएंगे। एयर पार्टिकल्स जो हैं उन्हें स्पेस ज़्यादा मिल गया, तो अब इनमें स्पेस ज़्यादा हो गया, तो इसे कहते हैं रेयरफैक्शन। ओके, ये दिखाया गया है, यहाँ पे कंप्रेशन में एयर पार्टिकल कितने क्लोजली पैक्ड हैं, और रेयरफैक्शन में स्पेस है इन पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो जो रीज़न होता है एयर का, जो हायर डेंसिटी है, उसे कहते हैं कंप्रेशन। हायर डेंसिटी का कैसे पता लगा आपको, क्योंकि पार्टिकल्स पास आ गए हैं, क्लोजली पैक हैं, तो डेंसिटी हाई है एयर की, और यहाँ है कंप्रेशन। ओके, और जहाँ, और वो रीजन जहाँ पे लोअर डेंसिटी है एवरेज डेंसिटी के कंपैरिजन में, उसे कहते हैं रेयरफैक्शन। तो ये देखो इस फिगर में यहाँ स्पेस है काफ़ी, तो ये हो गया रेयरफैक्शन, यहाँ क्लोजली पैक्ड है कंप्रेशन। ओके, ये देखो फिर कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमने रहा, अगर हम ऐसे ही पिस्टन को ओसिलेट करते रहें फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होगी अल्टरनेटिवली। ये 10.9D ये दिखाया गया, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो ये जो दीज ट्रेवल अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, एंड ए सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन एंड प्रोड्यूस। ओके, तो ये जो डिस्टर्बेंस consisting of a series of alternating compression and rarefaction traveling through a medium without the actual flow of particle of the medium। इसमें क्या है, एक्चुअल फ्लो पार्टिकल्स का नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से कभी कंप्रेशन होता है तो कभी रेयरफैक्शन। विदाउट द एक्चुअल फ्लो ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज कॉल्ड ए साउंड वेव, इसे ही साउंड वेव बोलते हैं। और जिस डायरेक्शन में ये वेव ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके, ये बात आप नोट कीजिए, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट ट्रेवल विद द वेव, पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, ये बस वाइब्रेट होते हैं अपनी मीन पोजीशन को। ओके,
अब जैसे ये पॉइंट सोर्स मैंने बताया था, ये एक पॉइंट सोर्स है जिससे जो साउंड निकलेगा वो स्पेरिकल फॉर्म में होगा, यानी हर डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो अब देखिए, व्हाट कोज सडन लाउड साउंड्स की सडन लाउड साउंड्स, अगर आपने पटाखे चलाए हैं यानी फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड पे आते हैं ड्यूरिंग ए क्लैप ऑफ थंडर। ओके, अब आप देखिए, जो एयर और गैसेस होती हैं, हवा है और जो गैसेस होती हैं वो हीटेड रैपिडली, ठीक है। जब वो हीट करती हैं तो एक्सपेंड होगी, और ज़्यादा हीट कर दिए तो वो कम समय में ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये जो रैपिड एक्सपेंशन क्रिएट है ना, ये एक सडन डिस्टरबेंस क्रिएट करता है इन एयर डेंसिटी। जैसे पिस्टन के केस में जब हमने उसे आगे मूव किया था तो जो एयर पार्टिकल्स थे वहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई थी। तो ठीक है, जैसे ही अगर हम हवा और गैस को हीट करते हैं तो यहाँ भी एयर डेंसिटी में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, और वो डिस्टरबेंस क्या होती है, सडन हो जाती है। ओके, ये ही डिस्टरबेंस हमारे ईयर्स तक पहुंचती है और हम रिसीव करते हैं कि ये लाउड साउंड पल्स है। ओके, और आपने ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट देखे होंगे, कई बार आप घर पे होंगे तो या स्कूल में होंगे तो एकदम आपको आवाज़ सुनाई देती है कि बहुत तेज़ आवाज़ आसमान में से। तो उसमें क्या होता है, ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये फ्लाइज करते हैं स्पीड हायर देन स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से भी हाई फ्लाई करते हैं, और इस लाउड साउंड को हम बोलते हैं सोनिक बूम। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। 10.9 वो जो था, तो उसमें हमने देखा था जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम, ये जो मीडियम है इसमें जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेव, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ वेव है, तो पार्टिकल ये हो गया, ये सिर्फ इधर ही टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, यानी कि ये पैरेलल मूव करता है वेव की डायरेक्शन के जिसमें वो वेव ट्रैवल कर रही है। तो साउंड वेव्स में जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वाइब्रेट करते हैं back and forth parallel to the direction of propagation of disturbance. Such waves where the particles vibrate in a direction parallel to the direction of the wave propagations are known as longitudinal waves। यानी कि longitudinal waves क्या होंगी, वो waves जिसमें जो पार्टिकल है वो जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल उस डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मूव करेगा। ओके, इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना पार्टिकल, अगर नो मीडियम या कोई पार्टिकल ना हो तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स पॉसिबल नहीं। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि मटेरियल मीडियम जरूरी है साउंड वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। और ऐसी वेव्स जिन्हें मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवलिंग करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो आप बताओ साउंड वेव किस टाइप की वेव है, मैकेनिकल वेव हुई ना, क्योंकि इसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि मैकेनिकल वेव्स दो टाइप्स की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, साउंड किसका एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल, ऐसे ये पार्टिकल हो गया, ये वेव ट्रैवल कर रहे तो ये पार्टिकल यूँ ट्रैवल करते हैं मेन पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव, ये हमें यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें हमने ये पार्टिकल ले लिया, वेव की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन जो पार्टिकल है ये ऊपर और नीचे, यानी कि इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो इन वेव्स को कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और ये याद दीजिए अर्थक्वेक हैं वो
प्रोड्यूस करती है सिस्मिक वेव्स, ठीक है। और ये जो सिस्मिक वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी, ठीक है। और ये नॉट ऑल वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, जरूरी नहीं है कि जितनी लाइट है जैसे कि वो मैकेनिकल वेव्स हो। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और ये वैक्यूम से ही ट्रेवल कर सकती है। लाइट विच इज़ ट्रांसवर्स वेव यानी लाइट के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं उसकी डायरेक्शन के, और ये ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू वैक्यूम, ठीक है। अब आप आउटर स्पेस हो गया, वहाँ तो वैक्यूम है, और जो सन और हमारे अदर स्टार्स हैं वहाँ से वैक्यूम होने के बाद भी वहाँ से लाइट आती है हमारे पास, क्योंकि लाइट ट्रैवल कर सकती है थ्रू वैक्यूम लेकिन साउंड नहीं कर सकता, ओके। उसके बाद है compressions and rarefaction move through the medium. Individual particles of the medium continuously move forward with the wave. ये हमारे पास assertion and reason है, आप इसको बताएंगे, ठीक है। एनर्जी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव्स, इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि साउंड वेव्स की एनर्जी कैसे होती है। आपने क्या किया, आपने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये कंटेनर है, इस पे आपने बैलून्स देखे होंगे, बैलून टाइप की, इसके ऊपर बैलून को बांध दीजिए, मतलब कि उसकी जो या रबर शीट हो उसे आप इसके ऊपर बांध दीजिए, और जैसे और बांध दीजिए, और साइज लार्जर देन इट्स ओपनिंग, जो इसकी ओपनिंग है इससे बड़ा साइज होना चाहिए, ओके। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप एक मेटल प्लेट लें, या आप कह सकते हैं थाली बजाना, तो उस थाली बजाने को आप इसके ऊपर कुछ ग्रेन्स रख लीजिए। जैसे ही आप इसके पास जाएंगे और ये थाली बजाएंगे तो इस पे जो ग्रेन के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। स्प्रिंकल द ग्रेन्स, हमने इसके ऊपर ओवर द शीट एंश्योर दे आर नो क्लम्प्स टुगेदर, ठीक है। हमने उसके बाद एक साउंड प्रोड्यूस किया विदाउट टच नहीं करना, ठीक है। हमने देखा जो ग्रेन्स है शीट के ऊपर उन पे क्या इफेक्ट पड़ा, उनमें वाइब्रेशन हुई है, ठीक है। सो उसके वहाँ इस एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि जो साउंड है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जब सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट करता है तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है सराउंडिंग मीडियम को, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। और जैसे साउंड वेव्स प्रोपेगेट करती है मीडियम में, जो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स होती है मीडियम की, जो एयर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन हुई और उनका कोलिजन हुआ अदर पार्टिकल से, वो होता है रिजल्ट इन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। कोलिजन में उनकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। इसमें ये बताया, नोट कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। जब साउंड ट्रैवल करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम नहीं, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, तो अपना मेन पोजीशन के 2 and 4 होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एक माइक्रोफोन है, ये है स्पीकर। माइक्रोफोन क्या काम करते हैं, माइक्रोफोन काम करते हैं जो आपने इसमें साउंड एनर्जी दी उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, जब आप कुछ बोलते हैं माइक्रोफोन में, जो साउंड वेव होती है वो एक थिन मेम्ब्रेन बना देती है जिसे डायफ्रागम कहते हैं, ठीक है। तो वो थिन मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है, और उस वाइब्रेट से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। लेकिन जो स्पीकर है इसका ही अपोजिट करता है, जैसे स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसमें हमें यही बताया गया है कि पार्टिकल्स इन ए मीडियम आर नेवर ट्रूली एट रेस्ट, ठीक है। जो हम सोचते हैं कि पार्टिकल हैं किसी मीडियम के, चाहे वो सॉलिड हैं या गैस है, वो रेस्ट पे नहीं होते, वो हमेशा रैंडमली वाइब्रेट करते हैं क्योंकि उनके पास थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। और जब कोई साउंड वेव पास करती है मीडियम से तो वो उनकी एनर्जी वाइब्रेशन को पार्टिकल्स की बढ़ा देती है,
और वेव पास होने के बाद वो दोबारा अपनी रैंडम पोजीशन में आ जाते हैं। ओके। When sound travels from a tuning fork to your ear, which of the following actually reaches your ear? जब साउंड ट्रैवल करता है ट्यूनिंग फोर्क से हमारे ईयर में, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे कान के पास पहुंचती है? ठीक है, एयर पार्टिकल्स नियर द ट्यूनिंग फोर्क नहीं, ये है एनर्जी, एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव्स। ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव को ग्राफ के थ्रू कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें है एज से साउंड वेव ट्रैवल करती हैं किसी भी टाइम पे, एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है वो वेरीज करती है पीरियोडिकली विद डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। ठीक है, मतलब हम जो डायग्राम बनाएंगे वो डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट उसमें डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये डेंसिटी होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है साउंड की, साउंड वेव, ये डिस्टेंस हो गया। डेंसिटी एक एवरेज डेंसिटी मान ली हमने। ठीक है, एवरेज से ऊपर अबव एवरेज डेंसिटी, बिलो एवरेज डेंसिटी। ये वेव यहाँ से चली, यहाँ से होती हुई ये, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये है इसकी पीरियोडिसिटी। ओके, या ऑसिलेशन बोल दो आप इसे। जब ये अबव एवरेज डेंसिटी है, यानी ये पीक पे है, तो इस पॉइंट, पीक पॉइंट को हम बोलते हैं क्रस्ट। जब ये डाउन पे हैं तो इसे बोलते हैं हम ट्रफ। ठीक है, जब डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा डेंसिटी होने का मतलब है कि पार्टिकल क्लोजली पैक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ इन्होंने कंप्रेशन दिखाया है। ओके, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। जहाँ पार्टिकल वाइडली स्पेस है वहाँ रेयरफैक्शन, और वहाँ डेंसिटी क्या जाएगी, बिलो एवरेज डेंसिटी, और इसे हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, इन पॉइंटों में यही बताया गया, डेंसिटी डिक्रीज एंड इवेंचुअली फॉल्स बिलो द एवरेज डेंसिटी इन द रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। और लोअर जो पॉइंट है वो मिनिमम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये हाईएस्ट डेंसिटी को। ओके, इसके बाद हम ये आपको ये वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑफ टू साउंड वेव्स इज शोन इन फिगर 10.17 ए एंड बी। ठीक है, ये डेंसिटी का वो दिखाया गया है कि कैसे डेंसिटी बिलो है, एवरेज है या हायर है। ठीक है, इन दो डायग्राम में दो साउंड वेव का। तो आप यहाँ से यूँ गैस कीजिए, यहाँ आपको क्लोजली पैक दिख रहा है तो यहाँ कंप्रेशन, यहाँ वाइडली स्पेस है तो रेयरफैक्शन, ऐसे ही इधर क्लोजली है तो कंप्रेशन। ठीक है, और जहाँ कंप्रेशन होगा वहाँ पे पीक हाई डेंसिटी होगी, यानी ऐसे जाएगी। यहाँ लोअर होगा तो यहाँ ऐसे ट्रफ। ठीक है, अब हमने देखने हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। साउंड वेव के करेक्टरिस्टिक्स यहाँ हैं, वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। टाइम पीरियड। ओके, तो हमने पता है ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम साउंड वेव्स को, डेंसिटी वाई एक्सिस पे, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे। तो ये एक वेव है, ये वेव यूँ चली, यूँ चली, यूँ चली। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, या दो हाईएस्ट पॉइंट या दो लोवेस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होएगा उसे हम कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट है मतलब डेंसिटी हाई है, हाई डेंसिटी में क्या है, कंप्रेशन, क्लोजली पैक होंगे। ठीक है, और और अब आपको बताना है कि ये लॉन्ग वेव लेंथ है या शॉर्ट वेव लेंथ। इसकी वेव लेंथ देखिए,
और इसकी वेवलेंथ देखिए, यहाँ से पता लगता है कि ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। तो वेवलेंथ को हम मेज़र करते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं लैम्डा, इस सिंबल का नाम है लैम्डा। ओके। और लेंथ, वेव लेंथ यानी लेंथ है, लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। एंड वेव लेंथ हमेशा होगी मीटर सेंटीमीटर। ओके। एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो इसकी है वो है मीटर। अब दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या है साउंड वेव का, वेवलेंथ के बारे में तो हमने पढ़ लिया। दूसरा है कि हाउ ऑफन जो डेंसिटी वेरिएशन अकर होता है गिवन पोजीशन इन ए मीडियम व्हेन ए साउंड वेव पासिस थ्रू दैट पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि किसी पोजीशन मीडियम में साउंड वेव ट्रैवल करी है, तो किसी पोजीशन पे जब साउंड वेव है तो वहाँ पे उसकी जो एयर की डेंसिटी है या किसी मीडियम की डेंसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डेंसिटी वेरिएशन किस हिसाब से हो रही है। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम एट द गिवन पोजीशन चेंजेस अल्टरनेटिवली बिटवीन ए मैक्सिमम डेंसिटी क्रस्ट एंड मिनिमम डेंसिटी ट्रफ। ठीक है। तो जो चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम एट ए फिक्स पॉइंट है, मैक्सिमम टू मिनिमम एंड देन अगेन टू मैक्सिमम, मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। मतलब कि यहाँ से हायर फिर लोअर फिर यहाँ, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन है। द चेंज the change in the density of the medium at a fixed point from maximum to minimum and then again to maximum. Okay, maximum to minimum then again to maximum, तो इसे हम complete oscillation बोलते हैं। ओके। तो जो नंबर ऑफ डेंसिटी oscillation at a fixed point per unit time उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम, ये सिंबल है ऐसे न्यू, इसे हम बोलते हैं न्यू। ठीक है। कि कितने नंबर ऑफ डेंसिटी ऑसिलेशन हो रही है एक फिक्स पॉइंट पे पर यूनिट टाइम, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं अपॉन टाइम। तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी हो गया की यूनिट सेकंड इनवर्स। ओके। ये नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है 3 4 5। और उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, जो टाइम लगता है एक कंप्लीट डेंसिटी ऑसिलेशन एट ए फिक्स पॉइंट, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव। टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड होती है और इसे मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं टी से। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके। इसमें एक एक्टिविटी है, एक मोबाइल ऐप है 5fox करके। इसमें आपके ऑडियो स्पेक्ट्रम का एक ऑप्शन होता है जो फ्रीक्वेंसी को ग्राफिकली शो करता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। ओके। 1 अपॉन सेकेंड, और इसे हर्ट्स भी लिखा जाता है। ओके। तो इसमें ये कह रहा है कि आप उसमें डिफरेंट जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, एक के बाद एक गाए, वो उसे रिकॉर्ड करेगा और कंपेयर करेगा आपको, और एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें बता रहे हैं हमारे पास इफ़ देर आर 10 डेंसिटी ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड एट ए गिवन पोजीशन। किसी गिवन पोजीशन पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखे हैं 10। ठीक है। टाइम 2 सेकेंड। ओके। तो हमने बताना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे हैं 10 और टाइम है 2 सेकेंड, तो ये हो गया 5 सेकेंड।
5 सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स को हर्ट्स या 5 हर्ट्स। ओके, अब इसने बोला हमें इट्स टाइम पीरियड, हमें टाइम पीरियड भी निकालने हैं। ठीक है, टाइम पीरियड है जो कंप्लीट उसे टाइम लगता है वन डेंसिटी ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, जो टाइम उसे लगता है वो हो गया उसका टाइम पीरियड। तो हमें पता है 10 डेंसिटी ऑसिलेशन में उसे टाइम लगता है 2 सेकेंड। ये सिंपल मैथ है। तो एक में कितना लगेगा, 2/10, 0.2 सेकेंड। ओके, ये 7, 8, 9 है। आप देखिए इसमें डेंसिटी डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया। ठीक है, ये इसकी क्रस्ट होगी, यानी यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा, ये ट्रफ होगी। वेवलेंथ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो ये होगी वेवलेंथ। आप यहाँ से ये तीनों के आंसर दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, फिर आपके नेक्स्ट पार्ट में उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद है एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव। ठीक, हमने ये पढ़ा था कि साउंड जैसे ट्रेवल करता है तो डेंसिटी ऑसिलेशन होती है मीडियम की। ठीक है, कैसे, कंप्रेशन रिएफेक्शन, कंप्रेशन रिएफेक्शन। ओके, डेंसिटी डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो एवरेज डेंसिटी से हाईएस्ट डेंसिटी, ये जो है ये आपको देता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, और नीचे भी ये भी है एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये दो वेव्स हैं आपके पास। ठीक है, तो आपको बताना है एम्पलीट्यूड किसका हाई है किसका लो, बता सकते हैं आप। इसका लो है क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ है, और यहाँ आप देखेंगे इसका यहाँ है, तो मेज़र करेंगे तो हाई एम्पलीट्यूड है। और यहाँ कंप्रेशन से भी पता लग सकता है। यहाँ पार्टिकल्स को देखो और यहाँ पार्टिकल्स को देखो, तो कहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा दिखे रहे हैं, आप गैस कीजिए, क्लोजली कंपेयर, यहाँ ना, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी ए वेव कैरीज आर रिलेटेड, कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है और कितनी एनर्जी है वो रिलेटेबल है, रिलेट करते हैं आपस में। ठीक है, जिसका लार्ज एम्पलीट्यूड है, लार्ज एम्पलीट्यूड वाले के पास एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जिसका कम है उसका स्मॉलर एम्पलीट्यूड है, यानी इसके पास एनर्जी कम है, एनर्जी स्मॉल एनर्जी है, और मच एनर्जी, मोर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड इसका ज़्यादा है। और ये कह रहा है इस चीज़ को आप, जो हमने वो एक्टिविटी की थी बैलून शीट, जो रबर की बैलून शीट थी, उस पर जब हमने थाली बजाओ वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जितने जोर से हम स्ट्रक करेंगे मोर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी पार्टिकल्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम्स, और वो लार्ज डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगी मीन पोजीशन के, जिससे वाइब्रेशन लार्ज डिस्प्लेसमेंट करेंगे और ग्रेन कैन जंप हायर। ओके, अब यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड के बारे में तो पढ़ लिया। अब ये अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। ठीक है, देखो जैसे कि साउंड इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर यूनिट एरिया लेने हमने है, इसके परपेंडिकुलर जिस यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो एनर्जी पास हो रही है उसी को कहते हैं, यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जो एनर्जी पास हो रही है उसी को कहते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके, ये लगाए, ये एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ से ये एनर्जी जा रही है, ये इसका परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है,
एज साउंड वेव्स ट्रेवल्स अवे फ्रॉम इट्स सोर्स इट्स हाँ, यहाँ पे साउंड वेव है, पहले एरिया स्मॉल है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दूर जाती रहेगी तो ये एरिया बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो हमने पता था एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो जितनी तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नाउ सेपरेट ओवर ए लार्ज एरिया, ठीक है। जो एनर्जी का अमाउंट था जो यहाँ पे ज़्यादा था, लार्जर एरिया पे जाने के बाद वो अमाउंट कम रह जाएगा, वो अमाउंट फैल जाएगा ज़्यादा लार्जर एरिया में, ओके। तो इसका मतलब ये है जो इंटेंसिटी है ना वो डिक्रीज करती है विद डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। Sounds produced with initial larger amplitude carry more energy and can travel a large distance before intensity reduced to zero। जिसका साउंड का लार्ज एम्पलीट्यूड है शुरू में, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, अभी हमें ऊपर देखा भी था इस चीज़ को, और वो एक लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है उसकी इंटेंसिटी जीरो होने से पहले, ठीक है। अब आती है स्पीड ऑफ साउंड। एक सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है डिस्क्राइब करती है हाउ फास्ट साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम से कितनी फास्ट साउंड वेव्स निकल सकती है, ओके। और इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन वन कैन थिंक ऑफ स्पीड एज हाउ फास्ट दिस डेंसिटी डिस्टर्बेंस प्रोपागेट थ्रू द मीडियम। तो स्पीड ऑफ साउंड को हम कैसे डिफाइन कर देंगे, एज द डिस्टेंस विच ए पॉइंट ऑन ए वेव सच एज क्रस्ट और ट्रफ ट्रेवल इन यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड में ये कह रहा है ये वेव होगी, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ठीक है। ये पॉइंट है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है एक पर यूनिट टाइम में, अगर इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में तो ये इसकी स्पीड है। तो स्पीड को हम जनरली कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। और ये आ गया, और स्पीड को v से और डिस्टेंस वेवलेंथ की फॉर्म में अपॉन t, और स्पीड 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड्स करती है मीडियम में जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर रहा है। और ये याद रखें जो साउंड है वो सॉलिड में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड, फिर गैस, ओके। यहाँ पे दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेल्सियस और 344 एट 22 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब क्या है, हम ये नहीं कह सकते जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड्स ओनली ऑन द मीडियम नॉट द सोर्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी। मतलब कहने का मतलब ये है, इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है ओनली मीडियम पे, सोर्स और द फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती स्पीड। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स चेंजेस द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इन द मीडियम चेंजेस वाइल द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इन द मीडियम चेंजेस while the speed remain constant, okay। Some special materials such as porous forms and engineered structures can behave differently, ये अलग से behave करेंगे। इसमें देखिए the speed of sound in air depend on its frequency, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, okay। Would music still sound pleasant when a singer performs with instruments, why or why not? इसका आंसर आप लोगों ने देना है। और ये याद, उसके बाद एग्जाम्पल 10.2 है हमारा, इसमें ये है कि ह्यूमन हियरिंग्स
रफली स्पेंस ये है जो इंसान की सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। तो हमने बताना है कि वेवलेंथ कितनी होगी इन दो फ्रिक्वेंसी की, और स्पीड ऑफ साउंड इसने दे दी 344 मीटर सेकेंड। तो हमने ऊपर पढ़ा था जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को हमने वेवलेंथ मान लिया। 1/2 फ्रिक्वेंसी है, तो स्पीड का हमारा फार्मूला आया था वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। स्पीड दे रखी है हमारे पास 344 को यहाँ पुट कर देंगे, और वेवलेंथ 20 हर्ट्स। ओके, हमने क्या निकालना है क्रॉसपोंडिंग व्हाट आर द, हाँ तो फ्रिक्वेंसी है 20 हर्ट्स, वेवलेंथ तो निकालनी है हमें। तो हमें फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स के लिए हमने पुटअप कर दिया स्पीड ऑफ द वेव अपॉन फ्रिक्वेंसी सेकंड से सेकंड, तो मीटर में आ जाएगी। और ऐसे ही हम 20 किलो हर्ट्स के लिए लेंगे, जैसे किलो हर्ट्स आएगी तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, किलो को लिख दिया 1000 किलो, हाँ किलो हर्ट्स, इसको हमने यहाँ 20,000 हर्ट्स लिख दिया। ओके, तो इसे डिवाइड कर दिया और उसके बाद हमारा 0.0172 मीटर आ गया, इसे सेंटीमीटर में कर दिया। और हमारा जो वेवलेंथ है साउंड इन एयर क्रॉसपोंडिंग टू द फ्रिक्वेंसी ये होगी 20 हर्ट्स के क्रॉसपोंडिंग है 17.2, और 20,000 हर्ट्स के अकॉर्डिंग है 1.72 सेंटीमीटर। ओके, अब एग्जाम्पल 10.3 है कि एक थंडर स्टॉर्म, ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म आपने देखा होगा कि लाइट हमें पहले दिखाई देती है उसके बाद हमें आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साउंड ट्रेवल्स मच स्लोअर देन लाइट। साउंड की स्पीड बहुत कम है लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में। और अगर यहाँ इफ द टाइम डिले बिटवीन सीइंग एंड लाइटिंग फ्लैश एंड हेयरिंग द थंडर इज, हमने बताया कि हमें जब वो आवाज़ सुनाई देती है और लाइट दिखाई देती है तो उसमें हमारे पास 5 सेकंड का क्या है टाइम पीरियड लगता है। अब हमने बताना है स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, डिस्टेंस कितना होगा। सही है, डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम 340 मीटर पर सेकंड इंटू 5, यह जो 5 सेकंड है यानी 1700 मीटर, यानी कि लाइटिंग स्ट्रक्स अबाउट 1.7 किलोमीटर अवे। ओके, सिंपल फार्मूला ये, वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी साउंड की कितनी है 340 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 5 सेकंड, इसलिए हमने यहाँ पे ये आ गया। साउंड की वेलोसिटी इसलिए ली क्योंकि साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। ओके, लाइट पहले दिखाई देती है। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है साउंड वेव का स्टील में। हमें वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। स्पीड ऑफ साउंड स्टील की इन स्टील दे रखी है, ठीक है। तो देखो वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट, ये 25 है, ये 12.5 होगा, ये 62.5 हो जाएगा। तो यहाँ से वेवलेंथ आ गई हमारी 50। ओके, ये इतना 25 है, ये 12.5, ये इतना 12.5, ये 12.5, तो ये टोटल हमारा बन जाएगा 50, ठीक है। तो 50 मीटर आ गई हमारी वेवलेंथ। ये डिस्टेंस ध्यान रखना मीटर में। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा या वेलोसिटी अपॉन लेमडा। ओके, तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी यहाँ से, और टाइम 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी होगी साउंड की वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ।
ओके, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आ गई, अपॉन टाइम पीरियड कर देंगे, वन फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो वहाँ से टाइम आ जाएगा। ओके, इस टेबल में हमें दिखाया गया है कि स्पीड ऑफ साउंड दिखाई है डिफरेंट मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सब्सटेंस लगा लो, स्टील, वाटर और एयर। तो यहाँ से क्लियर है कि स्पीड सॉलिड में ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम, और एयर जो गैस है उसमें सबसे कम। ओके, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आपने इतना पेशेंटली सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर की वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। आप सब अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर लाई लेके आइए एग्ज़ाम्स में। आप सभी का इतने ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू।